हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एज्योर एडवाइज़र के बारे में। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि एडवाइज़र मतलब कोई तो एक ऐसा बंदा है जो अपने को एडवाइस करता है। यानी कि जो भी अपने को एडवाइस देता है ना, हम उसको एडवाइज़र कहते हैं, राइट? तो अभी एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताऊँ तो आप जैसे जिम जाते हो, ओके? तो जिम में जो है आपके वहाँ पर जो है जिम ट्रेनर रहता है, राइट? तो जिम ट्रेनर क्या है, आपके लिए एक तरह से एडवाइज़र का काम करता है। वो आपको एडवाइस देता है कि भाई आप रोज़ जो है इतने घंटे की एक्सरसाइज़ करो, मंडे ये वाली एक्सरसाइज़ करो, ट्यूसडे ये वाली एक्सरसाइज़ करो, वेडनेसडे ये वाली करो, कार्डियो करो, थोड़ा-सा वेट उठाओ, ताकि जो है आप फिज़िकली फिट रहें। उसके साथ-साथ आपको ये भी एडवाइस देता है कि आपको क्या है, खाने में क्या खाना है, मतलब ब्रेकफ़ास्ट में क्या आप ले सकते हो, लंच में क्या ले सकते हो, डिनर में क्या ले सकते हो और कितनी क्वांटिटी में आप ले सकते हो, राइट? तो वो क्या है, आपका एक तरह से एडवाइज़र है। आपका ट्रेनर है जो आपको एडवाइस करता है ताकि आप फिज़िकली, मेंटली फिट रहो। सिमिलरली जो एक पर्सनल डॉक्टर होता है जिसका, फैमिली डॉक्टर कह सकते हो आप। फैमिली डॉक्टर भी एक तरह से एडवाइज़र ही है जो आपके फैमिली मेंबर्स को एडवाइस करता है कि ठीक है, आप ये खाओ, ऐसा खाओ, वॉक करो, ये करो, वो करो। तो ये सब जो है, ये होता है आपका एडवाइज़र का काम, जो आपको एडवाइस दे और बेस्ट एडवाइस दे ताकि आप ओवरऑल हेल्दी रहें, ओवरऑल आपको कुछ इश्यू ना हो। सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट ने एडवाइज़र करके एक आपको फीचर दिया है या फिर आप कह सकते हो कि रिसोर्स दिया है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि आपके एज़्योर में जितने भी रिसोर्सेज़ आपने बना रखे हैं, उन रिसोर्सेज़ में बेस्ट प्रैक्टिसेज़ क्या फ़ॉलो होनी चाहिए, जिससे कि आपके रिसोर्सेज़ जो है सिक्योर्ड रहें, परफ़ॉर्मेंस वाइज़ उनका परफ़ॉर्मेंस बढ़े, रिलायबिलिटी रहे या फिर कॉस्ट के हिसाब से भी आपको ज़्यादा कॉस्ट पे ना करना पड़े। तो ये सब के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो है एज़्योर एडवाइज़र जो है यूज़ करना होता है, जहाँ पर आपको ये सब चीज़ें पता चलती है कि हाँ भाई, मेरा ये रिसोर्स है, तो इस रिसोर्स पे माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर क्या एडवाइस करता है कि ये रिसोर्स पे क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ओके? तो सिंपल ये माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंटेशन खोला है, मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दे दिया है कि एडवाइज़र क्या होता है। अब एज़्योर की लैंग्वेज में क्या है, एडवाइज़र जो है एक पर्सनलाइज़्ड क्लाउड कंसल्टेंट है, जो आपको मतलब बेस्ट प्रैक्टिसेज़ क्या फ़ॉलो करनी चाहिए आपके एज़्योर डिप्लॉयमेंट में, यानी कि जो भी रिसोर्सेज़ आपने एज़्योर में बनाए हैं, उनमें क्या बेस्ट प्रैक्टिसेज़ होनी चाहिए, उसके लिए बोलता है कि एक पर्सनलाइज़्ड क्लाउड कंसल्टेंट है। ओके? अब ये जो एडवाइज़र है, यानी कि ये कुछ रिकमेंडेशन करता है, राइट? जैसे कि जिम ट्रेनर आपको रिकमेंड करता है कि भाई आप हफ्ते में 6 दिन एक्सरसाइज करो, आप ब्रेकफास्ट में ओट्स खाओ या फिर कॉर्नफ्लेक्स खाओ या फिर फ्रूट्स खाओ या फिर जो भी है, ये रिकमेंडेशन करता है, राइट? सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर एडवाइज़र के भी कुछ रिकमेंडेशंस हैं और वो रिकमेंडेशंस जो है उन्होंने 5 कैटेगरी में डिवाइड करे हुए हैं। पहला है आपका रिलायबिलिटी, जिसको पहले इन लोगों ने हाई अवेलेबिलिटी दिया था, लेकिन इन लोगों ने अज़ूर ने अब उसको चेंज करके रिलायबिलिटी कर दिया है। इसका मतलब ये है कि आपका जो भी बिज़नेस क्रिटिकल एप्लीकेशंस है, उसको कंटिन्यूअसली रन करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए आप रिलायबिलिटी रिकमेंडेशन वहाँ पर आपको दिखाई देगा। सिक्योरिटी आपको दूसरा इन्होंने जो इनका रिकमेंडेशन है, वो सिक्योरिटी है कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके रिसोर्सेज को एनालाइज करता है, डिटेक्ट करता है कि कौन से रिसोर्स पे क्या सिक्योरिटी इश्यू है और कैसे आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। परफॉर्मेंस आपका एक थर्ड कैटेगरी आता है, फिर आता है आपका कॉस्ट का और फिर फिफ्थ आता है आपका ऑपरेशनल एक्सेलेंस। ओके? तो ये 5 कैटेगरी हैं जो कि आपका एज़्योर एडवाइज़र जो रिकमेंडेशन है वो इन 5 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। अब मैं आपको एक डायग्राम से और समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अभी जैसे कैसे ये मेरे कुछ रिसोर्सेज़ हैं। लेट्स से मेरे कुछ रिसोर्सेज़ हैं और मैंने डिप्लॉय कर रखे हैं और मैंने एज़ पर द आर्किटेक्चर या फिर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने लेट्स से एज़्योर SQL सर्वर बना रखा है या ऐप सर्विस बना रखी है या फिर कोई वर्चुअल मशीन बना रखा है। मैंने बेस्ट प्रैक्टिस के हिसाब से बना दिया है। आर्किटेक्ट के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने ये रिसोर्स डिप्लॉय कर दिए हैं। अब हो सकता है कि जो आर्किटेक्ट के हिसाब से जो मैंने रिसोर्स ये डिप्लॉय करे हैं, इनमें हो सकता है कि कुछ मुझे चेंज करने की ज़रूरत पड़े। चाहे वो आपका कॉस्ट के हिसाब से हो या फिर परफॉर्मेंस के हिसाब से हो, रिलायबिलिटी के हिसाब से हो, सिक्योरिटी के हिसाब से हो या फिर ऑपरेशन एक्सीलेंस के हिसाब से हो। तो मैं क्या करूँगा, एज़्योर एडवाइज़र यूज़ करूँगा। ये एज़्योर एडवाइज़र मेरे उस सब्सक्रिप्शन में, उस टेनेंट में जितने भी सब्सक्रिप्शंस होंगे और उन सब्सक्रिप्शन में जितने भी रिसोर्सेज होंगे,
उसमें मुझे रिकमेंडेशन देगा कि भाई आपको ऐप सर्विस में लेट्स से एग्जांपल ऐप सर्विस में वीनेट इंटीग्रेशन लगाना है, अगर नहीं लगा हुआ है, SQL सर्वर में आपका बैकअप इनेबल नहीं है या फिर वेब ऐप में बैकअप इनेबल नहीं है, तो वो रिकमेंडेशन देगा मुझे। सिमिलरली वीएम में अगर आपने नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप अटैच नहीं किया है तो वो रिकमेंडेशन देगा कि इस वीएम में आपका जो है नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप अटैच नहीं है, आप नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप अटैच करो। अब ये जो भी मैंने बोला कि नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप अटैच नहीं है या फिर वीनेट इंटीग्रेशन, ये जो कैटेगरीज है, ये कैटेगरीज आपकी डिवाइड हो रही है इन 5 रिकमेंडेशंस में। अभी जस्ट लेट्स से कि अगर मुझे एज़्योर एडवाइजर रिकमेंड कर रहा है कि भाई ये वीएम है आपका एज़्योर में, इस पे आपका एनएसजी ने लगाया, तो वो एनएसजी वो आपका आता है सिक्योरिटी में, तो सिक्योरिटी कैटेगरी में डिफाइन है। उसी तरह अगर बोलता है कि ये वीएम का साइज ज़्यादा है एज़ पर यूजेस, आपका जो यूजेस है वो उतना नहीं है जितना कि आपने उसका वीएम का साइज आपने बना रखा है, उतने साइज का वीएम बना रखा है, तो आप इसको डाउन साइज करो, तो वो फिर आपका कॉस्ट में आता है, परफॉर्मेंस में भी आता है। तो ये इस तरह की कुछ कैटेगरीज हैं जो एज़्योर एडवाइजर आपको रिकमेंड करता है। ओके, तो अब मैं आपको ले चलता हूँ सीधा पोर्टल पे। तो मैं पोर्टल पे लेके गया, यहाँ पर आप अगेन जैसे कि जो अपने को रिसोर्सेज अगर सर्च करने हो तो आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हो, नहीं तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जाके ऑल सर्विसेज में भी जाके, और नहीं तो फेवरेट्स में अगर आपने ऐड किया हुआ तो यहाँ पर आपका एडवाइजर भी आता है, तो यहाँ से भी कर सकते हो, और नहीं तो यहाँ पर भी जाके एज़्योर एडवाइजर करके क्लिक करोगे, सर्च करोगे। अब ये एडवाइजर का ओवरव्यू डैशबोर्ड आता है, ये आपका डैशबोर्ड है पूरा एक तरह से। ये डैशबोर्ड में आपको देखो जो मैंने आपको बताया कि 5 रिकमेंडेशंस में डिवाइड किया हुआ है एज़्योर एडवाइजर को। एक कॉस्ट है, सिक्योरिटी है, रिलायबिलिटी है, परफॉर्मेंस है और ऑपरेशनल एक्सेलेंस है। तो अब मेरी इस टेनेंट में, इस सब्सक्रिप्शन में जितने भी रिसोर्सेज होंगे उन सब पे ये अप्लाई होता है, और उसके हिसाब से वो चेक करता है, एज़्योर एडवाइजर जो है सारे रिसोर्सेज को एनालाइज करता है और उनको इन 5 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करता है और उसके हिसाब से फिर रिकमेंडेशंस देता है। तो ये आप देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड में, ये आपके 5 रिकमेंडेशंस है। ओके, वही चीज़ आपको डैशबोर्ड में दिख रही है। अभी लेट्स से मेरे को यहाँ पर कॉस्ट के हिसाब से बोलता है कि सब कुछ परफेक्ट है, मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसके हिसाब से कॉस्ट में मुझे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ ग्रीन दिख रहा है और मुझे यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन में नहीं दिख रहा है। सिमिलरली ऑपरेशनल एक्सेलेंस के हिसाब से भी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, परफॉर्मेंस के हिसाब से भी मेरा सब कुछ परफेक्ट है, कुछ भी मुझे रिकमेंडेशन नहीं दिख रहा है। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी में मुझे कुछ रिकमेंडेशंस दिख रहे हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी में 37 रिकमेंडेशंस और रिलायबिलिटी में 1 रिकमेंडेशन। इसमें जो है 13 इम्पैक्टेड रिसोर्सेज हैं और इसमें 4 इम्पैक्टेड रिसोर्सेज हैं। तो मैं आपको जस्ट डेमो के लिए सिक्योरिटी पे क्लिक करके देखता हूँ। अब सिक्योरिटी में मैं जाता हूँ तो यहाँ पर बोलता है कि टोटल 37 रिकमेंडेशंस हैं, 11 हाई इम्पैक्टेड है, मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गया है, आपको करना ही होगा। 18 जो है मीडियम इम्पैक्ट है और 8 जो है लो इम्पैक्ट है, और टोटल कितने रिसोर्सेज इम्पैक्ट है वो यहाँ पर 13 रिसोर्सेज दिखा रहा है। ओके, दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ इम्पैक्ट डिस्क्रिप्शन, इम्पैक्टेड रिसोर्स और लास्ट अपडेटेड डेट दिखा रहा है। अभी लेट्स से मैं अगर आपको दिखाऊं, मेरे पास एक मैंने आप लोगों के डेमो के लिए एक वर्चुअल मशीन बनाया था, डेमो वीएम। बाकी ये जो 2 वीएम है मेरे फ्रेंड ने बनाया क्योंकि मैं अपने फ्रेंड का सब्सक्रिप्शन यूज़ कर रहा हूँ, तो ये डेमो वीएम बनाया है। और इसके अगर आप नेटवर्किंग में जाएंगे तो यहाँ पर कोई भी नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप अटैच नहीं है। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एज़्योर एडवाइजर का काम है कि रिकमेंडेशन देना है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो सकती है, ताकि मेरा एज़्योर का रिसोर्स को मैं सिक्योर कर सकूं, परफॉर्मेंस के हिसाब से भी ऑप्टिमाइज कर सकूं, कॉस्ट के हिसाब से भी ऑप्टिमाइज कर सकूं और रिलायबिलिटी के हिसाब से भी ऑप्टिमाइज कर सकूं। तो मुझे जो है एज़्योर एडवाइजर में ये वीएम पे रिकमेंडेशन कुछ ना कुछ देना चाहिए, राइट? तो मैं जाता हूँ वापस से अपने एडवाइजर में और सिक्योरिटी में जाता हूँ। तो सिक्योरिटी में यहाँ पर देखते हैं इम्पैक्टेड रिसोर्स टू वर्चुअल मशीन्स, ये बोलता है इंस्टॉल एंड पॉइंट प्रोटेक्शन सॉल्यूशन ऑन वर्चुअल मशीन्स। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक करके देखता हूँ कि मेरा कोई वीएम दिख रहा है क्या। ओके, तो मेरा वीएम पहले था यहाँ पर, लेकिन इसने यहाँ पर आई थिंक ये पुराना वीएम है, राइट? ये देखो ये वाला मेरा वीएम है, तो ये बोलता है कि ये वीएम पे ओपन स्टेट में है, आप एंड पॉइंट प्रोटेक्शन इसमें इंस्टॉल करो। इस वीएम में इंस्टॉल नहीं है और स्टेटस ओपन दिख रहा है, सेवरिटी इसका हाई है। ओके, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दे रहा है कि यहाँ से आप इन दोनों वीएम पे जो एंड पॉइंट प्रोटेक्शन इंस्टॉल, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन का जो एजेंट है वो आप इंस्टॉल कर सकते हो। सिमिलरली अगर मैं यहाँ नीचे जाता हूँ थोड़ा और,
और वर्चुअल मशीन में जाता हूँ, 3 वर्चुअल मशीन्स। तो यहाँ पर बोलता है ये मेरे को अब रिकमेंड क्या कर रहा है, डिस्क एन्क्रिप्शन शुड बी एप्लाइड ऑन वर्चुअल मशीन्स। कितने वर्चुअल मशीन पे होना चाहिए, 3 वर्चुअल मशीन। इसको मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे जो है वो वर्चुअल मशीन्स दिखाएगा जिनके ऊपर उसने रिकमेंडेशन भेजा है। तो ये देखो अगेन इसने यहाँ पर मेरा डेमो VM001 दिखाया है और वो दिखा रहा है कि ये सब्सक्रिप्शन में है। तो वो बोलता है कि यहाँ पर जाके आप इसको डिस्क एन्क्रिप्शन इस पे अप्लाई करो। ओके, सिमिलरली अगर मैं जाता हूँ इस पे नेटवर्क ये देखो, इंटरनेट फेसिंग वर्चुअल मशीन्स शुड बी प्रोटेक्टेड विद नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मुझे जो है यहाँ पर एक वर्चुअल मशीन दिखा रहा है वहाँ पर। तो देखते हैं कौन सा वर्चुअल मशीन है वो। तो ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर मुझे जो है मेरा VM दिखा रहा है। ये बोलता है कि इस वर्चुअल मशीन में इंटरनेट फेसिंग वर्चुअल मशीन है और ये आपका नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप से प्रोटेक्ट होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको दिखाया पहले कि मेरा जो ये VM है इस पे नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप अटैच नहीं है। तो एडवाइज़र क्या कर रहा है, मुझे रिकमेंडेशंस दे रहा है, ये सारी रिकमेंडेशंस, और मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से मैं इम्पैक्ट देखूंगा कि वो इम्पैक्ट कितना है उस रिसोर्स के ऊपर। मैं उसके हिसाब से फिर ये रिकमेंडेशंस को अप्लाई करूंगा। अभी जैसे मुझे बोल रहा है कि NSG इस पे अटैच नहीं है, तो ये हाई है, तो मतलब मुझे ये करना ज़रूरी है, तो मैं इस रिकमेंडेशन के हिसाब से ये करूँ। तो गाइज़ ये था एज़्योर एडवाइज़र के बारे में। उसी तरह अगर आप देखेंगे दूसरा मुझे रिलायबिलिटी के बारे में दे रहा है, तो मुझे एक ही रिकमेंडेशन दे रहा है, तो वो क्या बोलता है, इनेबल सॉफ्ट डिलीट टू प्रोटेक्ट योर ब्लॉग स्टोरेज। ये मुझे रिकमेंडेशन दे रहा है। ओके, इसका इम्पैक्ट मीडियम है। तो ये बोलता है कि इतने सारे स्टोरेज अकाउंट्स हैं जिनमें सॉफ्ट डिलीट जो है इनेबल नहीं है, तो आप सॉफ्ट डिलीट इनेबल करो। ओके, दूसरा गाइस ये तो हो गया रिकमेंडेशन के बारे में कि एज़्योर एडवाइजर आपको इन कैटेगरीज के बेस पे आपको रिकमेंडेशन दे रहा है। अगर आप श्योर नहीं हो कि आपके एनवायरनमेंट में जो है कौन सा रिसोर्स कितना प्रोटेक्टेड है, या आर्किटेक्चरल के हिसाब से, या यूजर्स के हिसाब से, कॉस्ट के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से, सिक्योरिटी के हिसाब से कितना सिक्योर्ड है ओवरऑल, आप एज़्योर एडवाइजर यूज़ करो। बहुत ही यूज़फुल टूल दिया है माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर ने। इसके बेस पर आप रिकमेंडेशंस अप्लाई कर सकते हो। मैं इनफैक्ट अपने प्रोजेक्ट में हम लोगों ने क्या किया है, बहुत से रिसोर्सेज इस एज़्योर एडवाइजर की हेल्प से बहुत से रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज़ किया है, चाहे वो कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस या ऑपरेशनल एक्सीलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। ओके, ये तो हो गया एज़्योर एडवाइजर, मैंने आपको लैब दिखा दिया। इसमें एक चीज़ और, अब सेकंड पॉइंट, इसमें एक चीज़ और, लेट्स से ये एक आपको रिकमेंडेशन दे रहा है कि इनेबल सॉफ्ट डिलीट टू प्रोटेक्ट योर ऑन ब्लॉक डेटा। कितने स्टोरेज अकाउंट पे ये दे रहा है मुझे रिकमेंडेशन, 4 स्टोरेज अकाउंट पे। अब यहाँ पर जो है आप देख रहे होंगे एक एक्टिव में है, ये सारे के सारे एक्टिव में दिख रहे हैं। दूसरा आपको यहाँ पर एक पोस्टपोन एंड डिसमिस्ड का टैब दिख रहा है, और सिमिलरली वो आपको यहाँ पर भी दिख रहा है पोस्टपोन और डिसमिस। इसका मतलब ये है, अगर आप चाहते हो कि आप ये रिकमेंडेशन अप्लाई करना चाहते हो लेकिन अभी नहीं करना चाहते, कुछ टाइम के बाद अप्लाई करना चाहते हो, तो आप जो है उसको पोस्टपोन कर सकते हो यहाँ से, ताकि वो तब तक के लिए, उस स्पेसिफिक टाइम तक के लिए, जब तक आप पोस्टपोन रखते हो तब तक के लिए वो यहाँ ना दिखाए, उसके बाद दिखाए। ये हो गया पोस्टपोन कि आप डिले कर रहे हो। दूसरा है इसमें डिसमिस। डिसमिस का मतलब ये है कि आप जो है इस रिकमेंडेशन को, आप इस जो रिकमेंडेशन है इनेबल सॉफ्ट डिलीट, आप इस पर्टिकुलर स्टोरेज अकाउंट पे इनेबल नहीं करना चाहते हो, तो आप इसको डिसमिस कर दो। तो डिसमिस, अभी लेट से मैं इस पे जाता हूँ और इसको मैं डिसमिस कर देता हूँ, तो ये मेरा डिसमिस होके यहाँ से गायब हो गया एक्टिव में से, और ये मेरा चला गया पोस्टपोन एंड डिसमिस्ड में से। अब इस डिसमिस में का मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़रूरी नहीं है कि जो एडवाइज़र ने अपना काम कर दिया, अपना रिकमेंडेशन दे दिया। अब वो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लगाना है या नहीं है, उसके लगाने से सच में कुछ आपको बेनिफिट है कि नहीं है। तो वैसे सिनेरियो में आप डिसमिस कर सकते हो, और डिसमिस करने के बाद इसको वापस एक्टिवेट भी कर सकते हो। तो गाइज़ ये था आपका एज़्योर एडवाइज़र का ओवरऑल कितने 5 रिकमेंडेशंस हैं। दूसरा आपको पोस्टपोन और डिसमिस के बारे में मैंने बता दिया। अब अगेन मैं वही जाता हूँ कि एज़्योर एडवाइज़र क्या है, हमारा एक पर्सनल कंसल्टेंट सर्विस है जो आपको एडवाइस देता है आपके एज़्योर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, चाहे वो कॉस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू हो, या फिर रिलायबिलिटी हो, परफॉर्मेंस हो, कुछ भी हो। दूसरा क्या है, इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड रिकमेंडेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर बिलो पॉइंट्स। मतलब एज़्योर एडवाइजर आपका डिजाइन ही इसलिए किया गया है कि आपको वो रिकमेंड कर सके कि भाई बेस्ट प्रैक्टिसेस
क्या होनी चाहिए आपका रिसोर्स के ऊपर। जैसे कि कॉस्ट में क्या है, जैसे मैंने बोला आपने एक वर्चुअल मशीन बनाया 4V CPU और 8 GB रैम का, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो 8 GB रैम यूज़ ही नहीं हो रहा है, 4 GB रैम ही यूज़ हो रहा है। तो एज़्योर एडवाइज़र आपको रिकमेंड करेगा कि भाई जितना तुमने साइज़ चूज़ किया उस वीएम का उतना सफिशिएंट नहीं है, उतना यूज़ नहीं हो रहा है, तो आप क्यों उतने उस साइज़ का पैसा दे रहे हो? आप इसको डाउन साइज़ कर दो, रीसाइज़ कर दो विद लोअर एसक्यू साइज़ेज़ में, ताकि आपको कॉस्ट कम पड़े। सिमिलरली कोई आइडियल सर्विसेज है जो ज़्यादा यूज़ में नहीं हो रही है, तो आप उसको रीसाइज़ कर सकते हो, स्केल आउट स्केल इन कर सकते हो, रिजर्व इंस्टेंसेस कर सकते हो एक्सेट्रा। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी में यूज़र्स बना रखे हैं और आपने एमएफए सेटिंग्स इनेबल नहीं कर रखी हैं, तो वो आपको एडवाइस करेगा कि एमएफए सेटिंग्स इनेबल करो, एजेंट इंस्टॉलेशन करो, ये सब। रिलायबिलिटी के हिसाब से रिडंडेंसीज आपको बताएगा कि भाई जैसे मैंने आपको बताया कि स्टोरेज अकाउंट में सॉफ्ट डिलीट का मैंने आपको डेमो दिखाया, राइट? तो वैसे ही रिलायबिलिटी में आपको दिखाएगा जैसे सॉफ्ट डिलीट आपका इनेबल है या नहीं है। परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको बताएगा कि इनपुट आउटपुट थ्रॉटलिंग कितना ज़्यादा है, उसके हिसाब से आपको जो है रिकमेंडेशन देगा कि अगर आपको अपने उस पर्टिकुलर सर्विस का परफॉर्मेंस बढ़ाना है तो आप ये रिकमेंडेशन अप्लाई करो। ऑपरेशनल एक्सेलेंस में आपका आता है ओवरऑल सर्विस हेल्थ हो गया, रिसोर्स का, या फिर सब्सक्रिप्शन लिमिट्स कितनी हो गई हैं, वो आपका ऑपरेशनल एक्सेलेंस में आता है। लेट्स से कि अगर आपके सब्सक्रिप्शन में कोई रिसोर्स है, ऑब्वियसली सब्सक्रिप्शन में जो है हर एक रिसोर्स का एक लिमिट रहता है कि आप इस रिसोर्स ग्रुप में इस सब्सक्रिप्शन में इतने ही बना सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं बना सकते हो। तो आप उसके बेस पे अलर्ट्स बना सकते हो कि भाई जब भी आपका सब्सक्रिप्शन लिमिट क्रॉस होने वाला हो तो आपको अलर्ट्स आए। तीसरा इसका है एक्शनेबल रिकमेंडेशन। एज़्योर एडवाइज़र हमेशा आपको एक्शनेबल रिकमेंडेशन देता है कि आपको इसके ऊपर एक्शन करना ही है, क्योंकि ऑब्वियसली वो माइक्रोसॉफ्ट का बेस्ट प्रैक्टिसेस है जिसकी वजह से अपने को वो देता है। और फोर्थ है, ये फ्री है, यानी कि फ्री का मतलब ये है कि एज़्योर एडवाइज़र आपको जो भी रिकमेंडेशन दे रहा है इसका कोई चार्ज नहीं ले रहा है, ये आपका फ्री में ही आपका आपको रिकमेंड करा रहा है। ओके? तो गाइज़ ये था एज़्योर एडवाइज़र का, और आई होप कि आपको एज़्योर एडवाइज़र के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे लास्ट के वीडियोज़ भी अच्छे से देखे होंगे और समझे होंगे। हाँ, एक लास्ट पॉइंट और है कि जैसे कि मैंने बोला कि आप अलर्ट भी बना सकते हो कि कौन-सा रिकमेंडेशन किस बेस पे आया, क्या है, आप उसके बेस पे अलर्ट भी बना सकते हो कि ताकि आपको रिकमेंड करे उस पर्टिकुलर रिसोर्स के बेस पे, ओके? तो वो आप लोग खुद से जो है ट्राई कर सकते हो, बट ये बहुत ही एक अच्छा फीचर है जो आप अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं करता हूँ अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, हम लोग यूज़ करते हैं उसको, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं इसको। ओके? तो गाइज़ आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो गाइज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।